नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु साइंस में अभी आपको हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुख्य रूप से कोशिका यानी सेल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि हमारे सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे सिलेबस में कोशिका से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपको यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आपको आएंगे, दूसरा आपको एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित प्रश्न आएंगे, तीसरा प्रश्न इन्हीं 50 में से कोई एक रहेगा। तो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन कोशिका से पूछे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो के आप लोग जो है 1 सेकंड को भी स्किप मत कीजिए। पूरे कोशिका वाले चैप्टर ही आपको हम दे देते हैं, आपका कोई प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो चलिए आज के इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको हम कवर करके बताएंगे जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। विकल्प ए है दोस्तों आप सभी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी है दोस्तों सेंट्रियोल्स, विकल्प सी है दोस्तों रिबोसोम्स, विकल्प डी है न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन एम दोस्तों फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी दोस्तों लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी दोस्तों फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी दोस्तों फॉस्फोप्रोटीन। तो याद है दोस्तों, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। दोस्तों अभी जो एक प्रश्न आपको पहले बताए थे वो और ये दोनों प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न इस दोनों में से आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस दोनों प्रश्न को ही याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। विकल्प ए दोस्तों न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, बिल्कुल ये व्यवस्था सही है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अब देखिए बी है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, बिल्कुल सही है। सी है दोस्तों परमाणु झिल्ली मौजूद है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए डी है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, ये क्या सही है, बिल्कुल गलत है। तो यही है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है वो पौधा भोजन बनाते हैं, तो इसलिए मेरा यहाँ पे विकल्प गलत है, डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। ऑप्शन एम दोस्तों कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी दोस्तों कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी दोस्तों कोशिका द्रव और ऑप्शन डी दोस्तों केंद्रक द्रव। तो याद किया दोस्तों, पादप कोशिकाओं का जो ये आपको कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है दोस्तों, पारगम्य होता है, तो इसलिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बी है ये विकल्प बी सही हो जाएंगे, यानी पादप कोशिकाओं का जो कोशिका झिल्ली होता है वो पारगम्य होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। पहला है पारगम, विकल्प बी है दोस्तों अर्ध पारगम, विकल्प सी है गैर पारगम और विकल्प डी है स्वतंत्र पारगम। तो याद किया दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली की विशेषता है वो अर्ध पारगम्य होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प बी सही हो जाएंगे, यही इसका प्रवृत्ति है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और
प्रोटीन, लिपिड दोनों से, नहीं ए और बी दोनों से। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, जो कि हमारे डी में दर्शाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव, ऑप्शन बी दोस्तों जीव द्रव, ऑप्शन सी दोस्तों कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, यही एक ऐसा गुण है दोस्तों जो कि दोस्तों कुछ पदार्थ को कोशिका के बाहर और अंदर जाने की अनुमति देता है। चलिए, इसलिए इसका विकल्प यहाँ पे आपको डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका के आर पार आ जा सकते हैं? तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि किसी भी कोशिका में क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों कोई भी गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? विसरण द्वारा। अगर ये पादप की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रंध्र होता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। किसके कारण? तो ये विसरण, ठीक है, विसरण। आप देखते होंगे गर्मी सबके मौसम में कोई जो कद्दू का पत्ता होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मुरझा जाते हैं। खीरा का जो पत्ता होता है दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, ये सभी मुरझा जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि उसमें क्या होता है कि अधिक जल हो जाते हैं। तो उस जल का जो निकलना होता है वही विसरण द्वारा क्या होता है कि गैस के रूप में क्या होता है कि बाहर निकलते हैं, और वो रंध्र के द्वारा क्या होता है कि आर पार निकलते हैं। तो ये सब विसरण की क्रिया का परिणाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? कौन जो है दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले गुण नहीं है? देखिए, द्रव की बात करें तो होता है, केंद्रक सब में होता है, ठीक है। कुछ ऐसे कोशिका, एक कोशिकीय जीव है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सब में लमसम में होता है। तो अगर आप बात करें कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के, तो प्लाज्मा झिल्ली भी लगभग कोशिका में उपस्थित रहता है। लेकिन अगर लगभग कोशिका की बात करें तो लगभग कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमारा कहने का विकल्प जो ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। लगभग कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, ये गुण नहीं होता है। दोस्तों आप लोग जो है एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, और अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप सभी को, तो आप लोग के सामने जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। हम आप सभी को 3 सब्जेक्ट के पूरे गारंटी वाला पीडीएफ देंगे। साइंस में जो पीडीएफ देंगे आपका 100 में, यानी आपका 20 प्रश्न आपके बोर्ड्स में आएगा। तो यहाँ से आपको मेरे पीडीएफ से आपको कम से कम आपको 15 प्रश्न आपको मैच करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एक एक टॉपिक को फाइंड करके हम जो है क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाए हैं, जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम। आप लोग देखिए कि अगर कोशिका के बारे में बताएं तो पूरे सीरीज में आपको कोशिका से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लास भी हो जाएंगे। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिसको अगर आप लोग को चाहिए तो आप जो है ना व्हाट्सअप नंबर जो देख रहे हैं इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका की भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये याद रखिएगा, ये जो है ना दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे आपको विकल्प जो है आपको सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए जंतु, बी में बैक्टीरिया, सी में फंजाई कवक और डी में दोस्तों पौधे। देखिए सेलुलोज की जो भित्ति है मुख्य रूप से किसके सेल में पाई जाती है? यानी पादप कोशिका के सेल में पाई जाती है। किसमें? पादप सेल में पाई जाती है। यानी यहाँ पे आपको ये आपको पौधे की जगह पे आपको पादप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको विकल्प यहाँ पे आपको डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? देखिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये जितने प्रश्न आपको बताने सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे बोल रहे किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन ए दोस्तों यूग्लिना, ऑप्शन बी दोस्तों पैरामीशियम और ऑप्शन सी दोस्तों जैसे गोन्यूलेक्स और ऑप्शन डी दोस्तों माइकोप्लाज। तो याद रखिए दोस्तों माइकोप्लाज में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहता है, याद रख लीजिए दोस्तों, आप लोग भूलिएगा नहीं। माइकोप्लाज में जो आपको पूछेगा ना तो इसमें कोशिका जो है भित्ति नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसी पादप और पशु कोशिका में। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे आपको कोशिका भित्ति हो जाएंगे, ठीक है।
कोशिका कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि जंतु कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका क्या पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोशिका भित्ति यहाँ पे आपको सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दोस्तों कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, ऑप्शन बी दोस्तों न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी दोस्तों अंतःद्रवयी जालिका और कोशिका कला, और देखिए यहाँ पे डी में कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो याद किया दोस्तों, संरचनाओं के युग में जो प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में जो अंतर पाए जाते हैं उसका मुख्य रीजन है यहाँ पे अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। यहाँ पे विकल्प आपको सी सही हो जाएंगे। आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे। देखिए कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिका, ये विकल्प ए हो गया। बी में है कोशिका भित्ति, केंद्रक और रिक्तिका, ये आपका बी हो गया। सी में दोस्तों कोशिका कला और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रक। देखिए अगर हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे, देखिए कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव, तो ये सब क्या है कि ये जंतु और पादप दोनों में नहीं पाए जाते वनस्पति। लेकिन अगर बात करें तो कोशिका कला और केंद्रक द्रव ये सब में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव और केंद्रक ये सभी कोशिका में उपस्थित रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा जो विकल्प है वो कहने का मतलब सी जो है वो सही है। कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। चलिए और अगर अभी यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हरित लवक जो है, ये हरित लवक देखिए ये जंतु में नहीं पाए, ये अलग होता है। कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव ये सब क्या है कि ये सब अलग अलग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी जिसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं और नाभिक शामिल होती हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। विकल्प ए दोस्तों आपको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव, विकल्प बी दोस्तों आप सभी के लिए कोशिका झिल्ली, विकल्प सी है दोस्तों लाइसोसोम, विकल्प डी है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद किया दोस्तों, ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है यही एक ऐसा अवयव है जो दोस्तों इसमें जो है साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव के नाभिक में शामिल होते हैं। यहाँ पे ए आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो देखिए जीवन का जो भौतिक आधार माने, यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, सूत्रकणिका है, जीव द्रव है। तो लेकिन याद रखिए दोस्तों आप लोग, ये जीव द्रव जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जीवन के भौतिक आधार हम लोग किसको मानते हैं? जीव द्रव को मानते हैं। याद रखिएगा आपको विकल्प डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं कहलाता है, यह किससे बना होता है? ठीक है, देखिए कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, हम थोड़ा इधर उधर बोल दिए, ठीक है। लेकिन याद कीजिएगा ये जो है ये किससे बना होता है? तो याद कीजिए दोस्तों, ये कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर के ये क्या होता है दोस्तों? बना होता है। याद कीजिए दोस्तों, ये जो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जो होता है वो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प जो है डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जो जीव द्रव का नाम किसने दिया? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका में उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद कीजिए दोस्तों, जीव द्रव का जो नाम दिया वो जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प सी सही हो जाएंगे। याद कीजिएगा, जीव द्रव का खोज किसने किया? तो जे.ई. पुरकिंजे ने किया था। यहाँ पे आपको विकल्प सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी सबसे अधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों कोशिका में वो क्या होता है दोस्तों? जल होता है। इसलिए दोस्तों हमारा विकल्प यहाँ पे आपको डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे, कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का
70% या उससे अधिक होती है वो क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग याद किए कोशिका में जो होता है ना दोस्तों 70% से भी अधिक क्या होता है दोस्तों? कोशिका में क्या दोस्तों 70% से भी अधिक क्या होता है दोस्तों? जल पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? कोशिका में 70% से भी अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है। इसलिए हमारा दोस्तों यहाँ पे पानी जो दिया गया है डी में ये सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहे लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन इन दोस्तों आपको लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी में दोस्तों चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, और सी में दोस्तों गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दोस्तों लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसका अलग अलग काम है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये लाइसोसोम कुछ अलग चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका का ऊर्जा गृह इनको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिपिड का स्राव करता है उसका अगर बात करें तो ये जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, ये जो होता है ये कोशिका में लिपिड का स्राव करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरा विकल्प बी है वो मेरा सही हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, कोशिका के अंदर जो है लिपिड का जो स्राव करती है वो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ देखिए। अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, देखिए प्रश्न है अंतःप्रद्रवी यानी इंडोप्लाज्मिक की तरह डैश पर इंडोप्लाज्मिक की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है अंतःप्रद्रवी की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। ऑप्शन में दोस्तों आपको याद किया राइबोसोम, ठीक है। देखिए याद किए दोस्तों, अंतःप्रद्रवी की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। इसलिए दोस्तों इसका विकल्प यहाँ पे आपको डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो प्रश्न है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो याद कीजिए दोस्तों, कोशिका की जो पाचन थैली होती है वो मुख्य रूप से दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? लाइसोसोम। क्या रखिए दोस्तों, कोशिका में पाचन की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। किसको हम लोग? लाइसोसोम। इसी में एक आता है दोस्तों आत्मघाती, इसी को दोस्तों हम लोग आत्मघाती यानी जिसको हम लोग सुसाइड बैग की थैली बोलते हैं, वही हो गया आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को ये हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका पाचन की थैली, आत्मघात की थैली और सुसाइड बैग, ये तीनों के नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। इसलिए विकल्प मेरा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक है? ऑप्शन में दोस्तों आपको लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी में दोस्तों खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, सी में है दोस्तों जालिका और राइबोसोम, और सी में दोस्तों गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दोस्तों लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे अधिक भूमिका निभाती है वो होता है दोस्तों खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। ये तीनों चीज जो होता है ये मिलकर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का सबसे अधिक मात्रा में ये करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? देखिए यहाँ पे आप लोग याद कीजिए दोस्तों, आप लोग अभी इसको पूरे दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। जो राइबोसोम होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों प्रोटीन निर्माण, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का स्थल कहे जाते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहे जाते हैं दोस्तों? प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन निर्माण का स्थल किसे कहे जाते हैं? तो राइबोसोम को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब फिर एक प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? ये से भी आपको प्रश्न आएंगे। तो अभी आपको बताए थे दोस्तों हम लोग राइबोसोम, किसको हम लोग दोस्तों क्या बताए दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन निर्माण के कार्य होता है। किसमें? राइबोसोम में। अभी देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो प्रोटीन निर्माण के। देखिए दोस्तों राइबोसोम क्या है? प्रोटीन निर्माण का एक स्थल है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? किसमें कह रहा है कि झिल्ली नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों इसमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों लाइसोसोम, ठीक है, जिसको हम लोग लायन काय बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लायन काय बोलते हैं, एवं पोरोक्सीसोम बनता है। राइबोसोम एंड पोरोक्सीसोम
बनता है, किसमें बनता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये राइबोसोम और पेरोक्सिसोम जो बनता है वो गाल्गी काई में बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। याद कर लिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम किसको कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, एटम बम जो कहते हैं हम लोग दोस्तों किसको बोलते हैं? हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। ये जब फटता है तो क्या होता है दोस्तों? कोशिका खत्म नहीं हो जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग एटम बम कहते हैं। इसको हम लोग कोशिका के सुसाइड वेग और आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग कोशिका के एटम बम भी किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये आपको पूछ सकते हैं, कोशिका का एटम बम किसे बोलते हैं? लाइसोसोम का। अब देखिए अगला जो आता है, यहाँ पे आपको फिर वही प्रश्न आया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहते हैं? आपको हम पहले बताए थे, ठीक है। तो इसमें जो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए याद रखिए दोस्तों, कोशिका का आत्मघाती थैली एवं सुसाइड बैग जो बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लायन काय होता है। लायन काय दोस्तों, इसको हम लोग लायन काय इसी का दूसरा नाम है दोस्तों लाइसोसोम। क्या है दोस्तों? लाइसोसोम। लायन का या लाइसोसोम इसी का नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी को कोशिका की आत्मघाती थैली, एटम बम और सुसाइड बैग के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है लाइसोसोम में जो अधिक संख्या में पाया जाता है वो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। आपको पूछ सकता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, राइबोसोम में। राइबोसोम में कौन एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो यही है दोस्तों जो आपको बताए थे हम आपको, एटम बम। क्या होता है दोस्तों? एटम बम इसको बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो यही क्या करता है कि जब कोशिका बुरा हो जाता है, जब इसमें कोई कचरा हो जाता है, तब ये क्या करता है, उसको खत्म करके साफ सफाई रखने का भी काम करते हैं। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कोशिका में एक अहम भूमिका है, ठीक है। जिस तरह से घर के में एक गार्जियन होते हैं, पिता होते हैं, उसी के स्वरूप क्या होता है, ये लाइसोसोम उसका रक्षा भी करते हैं। कुछ गलत करता है तो मार पीट के खा पी के बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में, सभी बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में। देखिए दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प जो है यहाँ पे ए आपको सही हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए थे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो विकल्प है वो यहाँ पे आपको बी सही हो जाएंगे, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी कि कह रहा है कि किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो सूत्र कणिका होते हैं जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। सूत्र कणिका क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास खुद का दोस्तों डीएनए और दोस्तों राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डीएनए और राइबोसोम। इसलिए दोस्तों ये सूत्र कणिका जो बना होता है वो दोस्तों डीएनए और प्लस प्रोटीन, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है कोशिका में, ठीक है। तो ये सूत्र कणिका में क्या क्या पाए जा सकते हैं? तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों सूत्र कणिका में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कि सूत्र कण यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर हाउस, यानी ऊर्जागिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो जीवाणु कोशिका होते हैं उसमें सूत्र कणिका की संख्या शून्य होती है। क्या होते हैं दोस्तों? शून्य होते हैं। याद किए दोस्तों, शून्य होते हैं, यही होती है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में चयापचय, ठीक है, चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका में जो चयापचय की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए यहाँ पे विकल्प आपको यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो 38 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है डैश वह कोशिकांग है
कोशिका अंग है जिसमें शोषण और ऊर्जा उत्पादन करने जैसी जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शोषण और ऊर्जा उत्पादन संबंधी जो क्रिया होती है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए जो हमारा विकल्प है वो आपको यहाँ पे विकल्प आपका ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो याद किया दोस्तों, ये कोशिकीय शोषण के लिए जो उत्तरदायी होता है ये सूत्रकणिका। क्या होता है दोस्तों? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो होते हैं ये कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये कोशिकीय शोषण के लिए सूत्रकणिका यही माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख भाग है। क्या है दोस्तों? सूत्रकणिका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख भाग है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तो फिर से एक प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगिरी यानी पावर हाउस, पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको हम बताए थे दोस्तों, ये सूत्रकणिका होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सूत्रकणिका। याद रखिए दोस्तों आप लोग, सूत्रकणिका ये जो है ना, ये इसका आपका हिंदी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग देखिएगा, सूत्रकणिका अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहता है तो बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसी को हम लोग सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम, समझ रहे हैं आप लोग? तो यही हो जाएगा आपका राइट, यहाँ पे विकल्प आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख ले। देखिए फिर से एक उसी टाइप का प्रश्न आया है आप सभी के लिए। देखिए, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद किया दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा के रूप में जो है एडिनोसिन या ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन और ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जो है पार्ड्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पूछ रहे हैं कि किस कोशिका में पार्ड्रुविक अम्ल टूटकर, ठीक है, पार्ड्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे ऊर्जा आया तो सूत्रकणिका याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सूत्रकणिका याद रख लीजिएगा आप लोग। ये सूत्रकणिका जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं वो क्या होती है? यही है आपका सूत्रकणिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्न में से किस कोशिका द्रव कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो याद है दोस्तों, इसको हम लोग सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है दोस्तों कोशिका यानी यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको विकल्प ए हो जाएंगे सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये वनस्पति और पशु दोनों कोशिका में जो उपस्थित होता है ये सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका जो पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको विकल्प डी राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? ऑप्शन में लाइसोसोम, बी में प्लास्टिड, सी में कोशिका झिल्ली और डी में दोस्तों कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए आपको पूछ रहे कोशिका कौन सी कोशिका में केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो ये प्लास्टिड जो होता है ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प भी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वनस्पति कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। विकल्प यहाँ पे आपको बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों मेरी एस्टेमिक कोशिका जो होती है दोस्तों, मेरी एस्टेमेटिक कोशिका जो होती है ये जो है ना पौधे के विभिन्न भागों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मजबूत यानी मदद करती है। तो आपको पूछेगा कौन पौधे को बढ़ने में मदद करती है? तो यहाँ पे देखिए मेरी एस्टेमिक कोशिका होती है, ये जो पौधे की में वृद्धि के काम करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके लिए, डीएनए का पूर्ण रूप डैश है? तो याद रखिए डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको विकल्प डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डीएनए की द्विसूत्री या द्विकुंडलिनी संरचना का पता
लगाया था? कौन लगाया था? तो याद किया वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी सही हो जाएंगे। चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है? तो याद किया दोस्तों, ये नाभिक में उपस्थित रहता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिक यानी केंद्रक में। क्या दोस्तों? केंद्रक में ये उपस्थित रहता है डीएनए। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप सभी को आई होप हम 50 जो प्रश्न बताएं वो 50 प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग को ये क्लास पसंद आए। देखिए दोस्तों, अभी भी आपको कोशिका संबंधित बहुत प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपको बचा हुआ है, जो कि आपको हम एक एक करके सभी प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है ना मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके आप ये वाला पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।